Minister Shri Narendra Singh Ji Tomar. सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है सर आपकी। धन्यवाद। आज के फिक्की के इस कॉन्फ्रेंस में हम सबके मध्य उपस्थित चेयरमैन श्रीमती संगीता रेड्डी जी, श्री राम गोपाल अग्रवाल साहब, श्री जयदेव श्राफ जी, सुश्री प्रिंसला जी, श्री जॉन एंडलरो, श्री एडम बेल्स, श्री राजेश चतुर्वेदी जी, समीर विश्वास जी, अंबर दुबे जी, अशोक दलवई साहब, सतीश चंद्रा जी और इस पूरे आयोजन से जुड़े सभी हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव और मीडिया के साथियों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि फिक्की के इस आयोजन के माध्यम से आप सब से बात करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इसके लिए फिक्की के पदाधिकारियों का हृदय से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस समय देश में एक अलग प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उस परिस्थिति से सारा देश, सरकारें, इंडस्ट्री जूझ भी रही है, लड़ भी रही है और उसको से पार पाने में पूरी तरह उत्सुकता से लगी हुई है। लेकिन अब कोरोना वायरस के इस संकट से देशवासी निपटते हुए जनजीवन को सामान्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनलॉक 1 लागू हो चुका है। सरकार ने तमाम एहतियाती कदम उठाए हैं और जनता का भी इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए। देश के गांव गरीब किसानों की भलाई पर फोकस किया है। हाल ही में कमोडिटी एक्ट में बदलाव करके तो किसान हितैषी बनाया गया है। इससे अब एक देश एक बाजार होगा। साथ ही 2 नए ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं जिसमें अब किसान अपनी मनचाही कीमत पर, मनचाहे स्थान पर और मनचाहे व्यक्ति को मनचाहे राज्य में जाकर अपने उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मैं समझता हूँ इस दिशा में सोचा तो काफी लोगों ने होगा, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़कर कानून बनाया जाए, इसमें लोग काफी कठिनाई अनुभव करते रहे होंगे। लेकिन ये रिफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से किया कि हर व्यक्ति अपना उत्पाद बनाता है तो उसको बेचने की स्वतंत्रता भी उसे होती है और कीमत निर्धारित करने का भी अधिकार उसे होता है। लेकिन किसान को ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार उसे मिलना चाहिए और इससे निश्चित रूप से किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी मिलेगा, इंस्पेक्टर राज्य भी समाप्त होगा और तमाम सारे जो प्रतिबंध लगे रहते थे वो नहीं लगेंगे और इस पर मंडी परिधि से बाहर जो ट्रेड होगा उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा ऑर्डिनेंस है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार, किसानों का संरक्षण और सशक्तिकरण। ये एक्ट भी मॉडल एक्ट के रूप में नीति आयोग ने काफी कोशिश की थी, लोगों को भेजा था,
लेकिन वो मॉडल एक्ट था, इसके कारण लोग ऐसा मान रहे थे कि हमारा संरक्षण नहीं हो पाएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, व्यापारियों को भी लगता था कि आने वाले कल में दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे, कोई कानून तो है नहीं। किसान को भी ये लगता था कि भाई मैं अगर करार कर लूंगा तो कल मेरी जमीन पर कोई कब्जा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और इस युवाओं में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन अब इसको ऑर्डिनेंस के रूप में जारी कर दिया है और इससे निश्चित रूप से फसलों का विविधीकरण भी प्रोत्साहित होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अन्य व्यापारी लोग की पहुंच गांव तक बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गांव में खड़ा होगा और किसान जो है अपने मिनिमम मूल्य को निर्धारित करके एक निश्चित मैकेनिज्म के तहत करार करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें किसान संरक्षित हो सके, इस प्रकार के प्रावधान भी इस ऑर्डिनेंस में किए गए हैं। इसका भी आने वाले कल में निश्चित रूप से किसान को भी लाभ होने वाला है, इंडस्ट्री को भी लाभ होने वाला है और एक्सपोर्ट को भी लाभ होएगा, क्योंकि अभी सामान्य तौर पर जब किसान फसल करते हैं तो ऐसी स्थिति में फसल की गुणवत्ता, उसके वैश्विक मानक इनका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर किसानों से मिलकर अगर इस प्रकार के करार करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन की गुणवत्ता भी उस करार में तय होगी, वैश्विक मानवों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके, इस दिशा में भी उसका फायदा निश्चित रूप से इस एक्ट के माध्यम से होगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है अपना कदमों से चुनौतियों को अवसर में बदलने का मन रखते हैं और तथा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में कितना भी कठोर और कारगर निर्णय लेना पड़े, इस मामले में वो साहस करते हैं और निर्णय लेते हैं। जीएसटी का उदाहरण हम सब लोगों के सामने है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया है और सरकार ने लगभग 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज इस घोषित किए हैं और इसमें भी किसानों को प्रधानता दी है। आप सब के ध्यान में है, जब ये 21 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ तो इसमें कृषि इंडस्ट्री को पूरा प्राधान्य दिया गया है और जो संबंधित क्षेत्र कृषि से संबंध रखते हैं, चाहे वो फिशरीज का हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे अन्य क्षेत्र का हो, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। और मुझे लगता है जब ये पूरा पैकेज सामान्य तौर पर धरती पर उतरेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे किसान भाई और बहनों को मिलेगा। उद्योगों पर कोविड-19 के कुप्रभाव से निपटने तथा किसानों को सहायता देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी के घटते मूल्य के प्रभाव से प्रतिकूल प्रभाव से किसानों के उत्पादन को संरक्षित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीदने में की सुनिश्चितता हुई है। और आप सब ने देखा होगा कि इस बार कोविड का संकट था और लॉकडाउन था, ऐसी स्थिति में भी किसानों ने फसल कटाई का काम पूरा किया, देश में बम्पर पैदावार हुई, कृषि के उत्पादन पर किसी भी प्रकार का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा और इस बार उपार्जन भी पहले से अधिक हुआ है, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, दलहन और तिलहन का हो। यह सही है कि फल और फूल के किसानों को निश्चित रूप से, फूल के किसानों को तो पूरा ही नुकसान हुआ है, लेकिन फल के किसानों को एमआईसी स्कीम में भी फायदा मिला है और फूलों के किसानों को भी हमने राज्यों को कहा है कि वो सर्वे करके मेमोरेंडम भेजें, तो हम लोग निश्चित रूप से उनको जो मदद कर सकते हैं उस दिशा में काम करेंगे। देश में निर्धन महिलाओं, मेहनतकश कृषकों, श्रमिकों के साथ छोटे स्तर पर खेती-बाड़ी करने वाले जो किसान हैं, ऐसे परिवारों को लॉकडाउन के अवसर पर मोदी सरकार ने सहायता की है। अब हमें एक बेहतर एवं समृद्धशील राष्ट्र की दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे, क्योंकि नई पीढ़ियों के भविष्य के प्रति हमारी
जवाबदारी है, उन्हें ज़्यादा संसाधनों और पर्याप्त खाद्यान्न, स्वस्थ माहौल इत्यादि की आवश्यकता होगी। और आप सबने इस बात को ध्यान से देखा ही है कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ और वायरस का मामला जब ध्यान में आया, तो उस समय ही यह चीज़ दिखाई दे रही थी कि अगर हम सामुदायिक विस्तार को ताकत से रोकेंगे नहीं, कठोर निर्णय लेंगे नहीं, तो हमारा देश बड़ी आबादी वाला देश है और इस देश में ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल जाएगा, क्योंकि उस समय हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, इस परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं थी। उस समय टेस्टिंग लैब पूना में एक ही हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी के सफल नेतृत्व में इन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया गया है और आज देश भर के किसी भी जिले के अस्पताल को आप देखेंगे तो आने वाले कल में अगर यह महामारी थोड़ा सा और भी रौद्र रूप धारण करती है, तो हमारी हेल्थ सर्विसेज अब इस योग्य हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और उसको परास्त कर सकते हैं। तो इसलिए भविष्य की दृष्टि से भी अब ये सुविधाएं विकसित हो गई हैं, जो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगी। किसानों के लिए भी एक उचित मूल्य प्रणाली की जरूरत होगी, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके देश को कभी भूखा नहीं रहने देते। खाद्यान्न के भंडार भरते रहते हैं। आप सब ने देखा है कि अगर हम 1951 से तुलना करें, तो खाद्यान्न की उत्पादन जो है वो 5 गुना बढ़ा है और बागवानी का उत्पादन 9 गुना बढ़ा है। फिशरीज का उत्पादन 12 गुना बढ़ा है और दूध के उत्पादन में 8% वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से किसानों के कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। और जब खेती में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से किसान का परिश्रम और पसीना तो बहता ही है और इसलिए सारा क्रेडिट किसान को हम देते ही हैं। लेकिन एक किसान को अच्छा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में निश्चित रूप से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का भी योगदान होता है, सीड इंडस्ट्री का भी योगदान होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का भी योगदान होता है, हमारे जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं उनका भी बड़ा योगदान होता है। और इसलिए जो उपलब्धि अभी तक कृषि के क्षेत्र में हासिल हुई है, उसके लिए मैं इन सारे लोगों को बराबर क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब के एक सामूहिक प्रयत्न का ही परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब उत्पादन और उपभोग के नए तरीकों को अपनाना, यह भी निश्चित रूप से हम सब लोगों की जवाबदारी है, ताकि सभी स्तरों पर परिवर्तन लाया जा सके। हो सकता है हमें इसके लिए कड़े फैसले भी लेना पड़े। इस दिशा में महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होंगी। हमारे सामने स्पष्ट चुनौतियां हैं। हमें उज्ज्वल भविष्य के लिए कम संसाधनों के साथ अधिक परिणाम हासिल करने होंगे। इसके लिए हमें दुर्बल संसाधनों का सदुपयोग करना होगा और सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जरूरतों को संतुलित करना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लानी पड़ेगी। इस दिशा में हम सबके सामूहिक प्रयत्न होना निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। कृषि का क्षेत्र में प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी मृदा जीवन, पराग, पादप रोगों की प्राकृतिक रूप से रोकथाम से लाभ उठा सकता है। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में हमारे जैव विविधता के संरक्षण में तथा जल की गुणवत्ता कायम रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इन सब कारकों को ध्यान में रखकर हम आपसी हितों के टकराव को कम करते हुए जन जीवन में बेहतरी लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक अपने समर्पित प्रयासों से देश में हरित क्रांति, सफेद क्रांति और नीली क्रांति लाने में सफल रहे। हमारा खाद्यान्न जो निश्चित रूप से निरंतर बढ़ रहा है और इसके फलस्वरूप हमारी खाद्य और पोषाहार सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारे वैज्ञानिकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ वो देश के किसानों के हित में उपयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर अनुसंधान करें और कानून की सीमा के तहत सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि किसानों को कोई ठग नहीं पाए। हाल ही में बनाए गए कानून कायदों में भी इसके समुचित प्रावधान किए गए हैं और निश्चित रूप से
इस दिशा में हमारे साइंटिस्ट बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और फिक्की जैसे जो महत्वपूर्ण संगठन हमारे देश में काम करते हैं, उन सबका भी इस दिशा में योगदान की निश्चित रूप से आवश्यकता है। यहाँ अग्रवाल जी जीडीपी का भी जिक्र कर रहे थे। निश्चित रूप से हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अभी कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 3.7% के आसपास योगदान है, लेकिन इस समय जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बहुत वृद्धि इस वर्ष होगी ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं आश्वस्त जरूर हूँ इस दिशा में, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में भी जिस प्रकार से किसानों ने काम किया है उसके आधार पर यह विश्वास बनता है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि फसल कटाई और उपार्जन तो एक पक्ष है, लेकिन इसी दौरान ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं उन फसलों का बुआई का जो काम था वो भी इसी कालखंड में था और किसानों ने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लॉकडाउन के पीरियड में 45% अधिक बुआई की है। और इसलिए जो किसान की ताकत है, गांव की ताकत है, वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की बड़ी पूंजी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल होने की बात कही है, वह निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उस बात में ताकत है। और अगर उस बात को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो उसका फायदा कंट्री को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा, स्थानीय उत्पादों को भी होगा, और हमारी जो निर्भरता दूसरे लोगों पर है उस निर्भरता को भी निश्चित रूप से हम कम कर सकेंगे। पेस्टिसाइड की दृष्टि से काफ़ी बातें अग्रवाल जी ने एक प्रेजेंटेशन भी किया और उसमें यह भी कहा कि R&D कम है। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और निश्चित रूप से R&D हम लोग भी सरकार की तरफ से बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से इंडस्ट्री को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि R&D पर हम सब लोगों को भी अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में और आने वाले कल में निश्चित रूप से R&D का बहुत महत्व है और R&D के बहुत फायदे हैं। इस दिशा में निश्चित रूप से हम लोग जितना खर्च करने की आवश्यकता है उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में पूरी तरह चिंतित हैं कि R&D को हमें बढ़ाना है और नए नए मॉलिक्यूल्स आए और निश्चित रूप से नई नई दवाइयाँ बने जिसका फायदा किसानी और खेती को मिले। जहाँ तक पेस्टिसाइड एक्ट का सवाल है तो उस मामले में भी कुछ विषय आप सबने लोगों ने सामने रखे हैं। मैं उस मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी डिस्कशन होगा तो मेरे मंत्रालय के सभी महत्वपूर्ण अधिकारीगण जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और मेरे से पहले भी अनेक बार उनकी इंडस्ट्री के साथ बैठक भी हुई है, आप सब लोगों के सुझाव भी आए हैं और उन सुझाव को उन लोगों ने देखा भी है, उसका विश्लेषण भी किया है और उसके आधार पर जो एक्ट बन सकता था उस एक्ट को बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। लेकिन मॉडल कोई भी बने, ड्राफ्ट कोई भी बने, उसमें बहुत सारी गुंजाइश हमेशा सुधार की रहती है, ये मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो सारे अधिकारीगण आपके सारे सुझाव को सुनेंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर आप सब लोगों के बीच में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि समय के साथ हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है। इस देश में तमाम सारे कानून थे, तमाम सारे कानून अप्रासंगिक हो गए थे, जिन कानूनों का कोई भी महत्व नहीं बचा। लेकिन जब किसी हरकती व्यक्ति को उस कानून की जरूरत, किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए आवश्यकता पड़ती थी तो उन कानून का उपयोग करके वो उस व्यक्ति को परेशान करने का काम करते। लेकिन इस दिशा में कभी ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि देश में कानून इतने हैं जिनका पालन और क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और आज के समय में उनकी आवश्यकता भी नहीं है। उन्होंने कमेटी बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 1100 से अधिक कानूनों को उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में ले जाके निरसन करा दिया, खत्म हो गए। तो अब उन कानूनों से आम आदमी जो दुरुपयोग से प्रभावित होता था वो बच गया। इसलिए समय के साथ साथ R&D की भी आवश्यकता है, समय के साथ साथ प्रक्रिया को बदलने की भी आवश्यकता है, समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र को और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में आप ये मानकर चलिए
गांव की और कृषि की, ये जो दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं पूर्ण है। क्योंकि पुरातन काल में भी अगर हम जाकर देखें तो हमारे देश में मुगल आए, लेकिन गांव की अपनी परंपरा, गांव की विरासत, गांव का अपना अर्थशास्त्र और गांव की अपनी ताकत, उसको मुगल भी नहीं मिटा पाए। अंग्रेजों ने एक लंबे कालखंड देश में राज किया और ये माना जाता है कि अंग्रेज तो बहुत बुद्धिमान थे और राज करने में उनकी मास्टरी थी, सारा कुछ था, और उन्होंने भी हमारे इस तंत्र को तोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन गांव की और एग्रीकल्चर की जो ताकत थी, उसके कारण अंग्रेज भी उसको प्रभावित नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज लॉकडाउन की स्थिति हुई, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रभावित नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका चक्का बंद नहीं हुआ? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आय होना बंद नहीं हुई? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार के अवसर कम नहीं हुए? लेकिन लॉकडाउन के भी 2.5-3 महीने के पीरियड में आप देखेंगे तो गांव के लोग कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने में भी सफल रहे। गांव के लोग फसल कटाई के लिए भी सफल रहे, और गांव के लोग उपार्जन करने में भी पूरी तरह सफल रहे। गांव के लोगों ने बुआई कर ली, गांव के लोगों ने सारा काम जो है वो निश्चित रूप से करने में सफलता प्राप्त की, और लोकल पर ही वो निर्भर रहे। कहीं उनको जाना नहीं पड़ा, वहीं उनको दूध मिलता रहा, वहीं उनको खाद्यान्न मिलता रहा, वहीं उनको सब्जी मिलती रही, वहीं वो फसल कटाई करते रहे। तो गांव और जो गांव और कृषि की जो ताकत है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ताकत जितनी बढ़ेगी उतना ही हिंदुस्तान ताकतवर होएगा। इसलिए प्रधानमंत्री का भी फोकस है, आप सबका भी फोकस है, आप सब भी इस दिशा में विचार करते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को हमको ताकतवर और सशक्त बनाने के लिए जो प्रयत्न आवश्यक है वो निश्चित रूप से करने चाहिए। और मैं इतना ही एक्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब आने के बाद उस एक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देखा तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 18 साल से 19 साल से ये पेस्टिसाइड के बारे में विचार होता रहा। एक्ट बार बार लोकसभा में भी गया, राज्यसभा में भी गया, इधर से वापस उधर से वापस। तो मतलब इतने समय तक कोई निर्णय कर पाना किसी भी सरकार के लिए अगर संभव नहीं हुआ तो मैं कहीं ना कहीं उसको असफलता भी मानता हूँ। और इसलिए जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा, सारे पक्षों में बातचीत की, और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक्ट हमको आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो एक्ट बढ़ाया। पिछले दिनों हमारे सराफ जी थे और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के हमारे मित्र थे, तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, जयदेव जी थे और बाकी लोग। तो उस समय भी उन्होंने 2 कठिनाइयां बताई जो मॉलिक्यूल 27 प्रतिबंधित किए गए हैं उस मामले में, कि भाई वो जो समय दिया है वो कम है, कोविड के कारण हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने तत्काल उसी दिन उस समय को डबल कर दिया, जो इंडस्ट्री की तरफ से बात आई। दूसरी बात ये भी आई कि भाई ठीक है, घरेलू का जो बात है वो अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन विदेश में जो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उस पर तो रोक नहीं होना चाहिए, वो भी निर्णय मंत्रालय ने कर दिया। और उसमें भी केस टू केस आप लोग आएंगे तो अनुमति सबको मिल जाएगी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसमें किसी को भी दिक्कत आएगी नहीं। अब जीडीपी का जो विषय है, निश्चित रूप से कोविड के कारण जीडीपी कम हुआ, लेकिन जो है 16% तक हमारा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि आप सबके आज इस दिशा में जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर हम सब लोग विचार करेंगे, और जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है परीक्षण करके, उन पर बढ़ने का निश्चित रूप से प्रयास जरूर हम लोग करेंगे। भी मैं इस अवसर पर फिक्की के सभी जो हितधारक हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों के हित में अपने प्रयास जारी रखे। ऐसा करके न केवल आप नए भारत की रचना कर रहे हैं, बल्कि आप एक सुरक्षित खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण कर रहे हैं। मैं इस वेबिनार में शामिल सभी इंडस्ट्री के बंधु, किसान बंधु और मीडिया के बंधु, फिक्की के पदाधिकारी गण, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ग्रोथ
अभी कोविड के कारण घटी है, यह ग्रोथ फिर से 16% पर पहुंचे और उससे ऊपर भी हम सब लोग जाएं, इसकी हम लोगों को मिलकर चिंता करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपका यह पूरा विचार विमर्श सफल हो और निष्कर्ष अच्छे आए और निष्कर्षों को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए निश्चित रूप से मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।